क्या हो अगर मैं कहूँ, आप, मैं और हमारा पूरा सोलर सिस्टम किसी अदृश्य धुंध जैसे इंटरस्टेलर क्लाउड के अंदर तैर रहा है। सुनने में साइफाई लगता है, पर रुकिए, असली कहानी इससे भी ज्यादा हैरानी वाली है। आज मैं आपको उसी बादल के किनारों तक ले चलूंगा जहां हमारी सुरक्षा ढाल हेलियोस्फीयर बाहर के स्पेस से भिड़ती है। स्पेस खाली नहीं है, वहां गैस, डस्ट और चार्ज्ड पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। हमारा सूरज लगातार सोलर विंड छोड़ता है और वही बनाता है एक विशाल बबल हेलियोस्फीयर जो हमें बाहर की तेज हवाओं से बचाता है। सोचिए, यह बबल इतना बड़ा कि सभी ग्रह इसके अंदर आराम से घूमते, फिर भी बाहर का माहौल हमेशा धक्का देता रहता है। सबसे धमाकेदार सुराग तब मिला जब वॉयेजर 1 ने सीमा छुई। साल 2012 में इस नन्हे यान ने हमें बताया, बबल के बाहर का पानी नहीं बल्कि असली इंटरस्टेलर सागर है। वहाँ की प्लाज्मा घनता, चुंबकीय दिशाएं सब अलग महसूस हुई। यानी हमारा बबल सच में किसी बाहरी धुंध से टकरा रहा है। दोस्तों, एक पल रुकिए, अगर ये बाहरी बादल कल को थोड़ा घना हो गया तो हमारे बबल का साइज बदल सकता है। आपके हिसाब से सबसे पहले क्या असर दिखेगा, सैटेलाइट सिग्नल्स या ऑरोरा का जलवा? कमेंट करके अभी बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ और पूरी तस्वीर खोलता हूँ। वैज्ञानिक इसे लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, पर हैरानी वाली रफ्तार से बहता हुआ। तापमान लगभग 7000 के जितना बताया जाता है, यानी गैस गर्म है मगर बेहद पतली। यह क्लाउड हमारे आसपास फैला है और सूरज उसी में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसके अंदर कणों की भीड़। यकीन मानिए, यहाँ हवा जैसा कुछ नहीं, सिर्फ विरल गैस। औसतन करीब 0.3 कण प्रति घन सेंटीमीटर का जिक्र मिलता है, जो हमारी सांस लेने वाली हवा से तुलना भी नहीं झेल पाता। इतना पतला फिर भी इतना प्रभावशाली, क्योंकि दूरी और समय के साथ छोटा धक्का भी बड़ा असर डाल देता है। IBX इंटरस्टेलर मैपिंग वाला नन्हा सैटेलाइट ने एक अनोखा रिबन खोजा जो हमारे बबल के बाहर की दिशा बताता है। सन 2009 में मिले उस रिबन ने इशारा किया कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हमारे चारों तरफ ऐसे लिपटा है जैसे हवा पतंग के धागे को मोड़ दे। इससे हमें बाहर की हवाओं का रुख समझ आया। उस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बहुत कम आंकी जाती है, लगभग 5 माइक्रोगॉस के आसपास। सुनने में छोटा, पर यह धागा जैसा बल हमारे बबल की शक्ल तक तय कर देता है। जरा सा एंगल बदला तो कणों की बरसात और शील्डिंग दोनों का नतीजा बदलता दिखता है। इंटरस्टेलर डस्ट के असली दाने हमने पकड़ भी लिए। नासा का स्टारडस्ट मिशन नमूने लेकर लौटा। साल 2006 में एरोजेल में फंसे सूक्ष्म कण जो हमारे सिस्टम से बाहर से आए थे, उनकी बनावट ने बताया, यह धुंध सिर्फ गैस नहीं, बारीक ठोस कण भी भेजती रहती है। अब लौटते हैं बबल की सीमा पर, हेलियोपॉज। वॉयेजर 1 ने इसे लगभग 121 AU के बाहर छुआ बताया, जहां सोलर विंड हार मानकर रुकती दिखी। इसके पार घनता और चुंबकीय दिशा में बदलाव साफ नजर आए, यानी हमारी ढाल के ठीक बाहर वही इंटरस्टेलर क्लाउड अपनी शर्तों पर बह रहा है। अगर क्लाउड थोड़ा घना निकला तो बबल सिकुड़ सकता है, अगर पतला हुआ तो बबल फैल भी सकता है। यही टग ऑफ वॉर हमारी कॉस्मिक वेदर बनाती है। मैं इसे ऐसे सोचता हूँ, गाड़ी की विंडशील्ड पर आती हवा जैसी। स्पीड और हवा की डेंसिटी बदलते ही दबाव की कहानी भी बदल जाती है। और हाँ, कॉस्मिक रेज, वो हाई एनर्जी कण इसी ढाल से सबसे ज्यादा फिल्टर होते हैं। ढाल अगर घटे तो ये कण अंदर ज्यादा घुस सकते हैं। पर घबराइए नहीं, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और वातावरण भी हमें बहुत बचाता है। असर सटल हो सकता है, पर ध्यान देने लायक जरूर होता है। सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए ये सब बहुत मायने रखता है। चार्ज कण बढ़े तो सिग्नल में नॉइज, सोलर पैनल की उम्र में फर्क और स्पेसक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स पर स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए बाहर के क्लाउड का मूड समझना सीधे सीधे हमारी कम्युनिकेशन, नेविगेशन और मौसम मॉनिटरिंग को सुरक्षित रखता है।
सवाल आता है, ये क्लाउड हम कब तक पार करेंगे? जवाब आसान नहीं, पर दिशा और रफ्तार देखते हुए बात साल 2 साल की नहीं, हजारों साल की लगती है। यानी मानव सभ्यता के स्केल पर यह बैकग्राउंड वेदर जैसा है, धीमा मगर स्थायी और असरदार। हमारा सूरज अपने पड़ोस में तेजी से तैर रहा है, लगभग 26 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह स्पीड सुनकर लगेगा कुछ नहीं, पर हकीकत में हवाई जहाजों से कई 100 गुना तेज। इसी रफ्तार पर सूरज इस धुंधीले इलाके को चीरता अपने आगे हेलियोस्फीयर की नाक बनाकर चलता जाता है। बड़ी तस्वीर और भी रोमांचक है। हम एक लोकल बबल नाम के खाली से गुंबद में हैं, जिसे पुराने सुपरनोवा ने फुलाया। इसका आकार लगभग 1000 प्रकाश वर्ष तक बताया जाता है, यानी हमारी गैलेक्सी के एक छोटे मोहल्ले जितना। इसी बबल के अंदर छोटे छोटे क्लाउड्स बहते मिलते हैं। ब्लू होराइजन्स ने अपने सफर में स्पेस डस्ट काउंटर से बाहर का मलबा मापा। करीब 50 AU तक डस्ट का स्तर बहुत ड्रामेटिक तरीके से नहीं बदला दिखा, मतलब हमारा पड़ोस फिलहाल शांत है। पर सूक्ष्म उतार चढ़ाव बताते हैं, क्लाउड एक समान नहीं, जगह जगह बनावट बदलती रहती है। इंडिया का आदित्य L1 सूरज की हवा को सामने से पढ़ रहा है। साल 2023 में लॉन्च हुए इस मिशन के डेटा से हमें सोलर विंड की बारीकियां मिलेंगी, जो हेलियोस्फीयर की दीवारें बनाती हैं। जितना अच्छा हम सोलर विंड समझेंगे, उतनी ही साफ दिखेगी बाहर के क्लाउड की असली मार। आगे नासा का IMAP इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। लक्ष्य साल 2025 के आसपास, ताकि हम एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स की पूरी तस्वीर खींच सकें। यह मिशन हमारे बबल की चौहद्दी का हाई रेजोल्यूशन नक्शा बनाकर क्लाउड की दिशा और दबाव को और साफ करेगा। हर साल जब पृथ्वी सूरज के पीछे वाले हिस्से से गुजरती है, इंटरस्टेलर हीलियम का एक फोकसिंग कोन बनता है। डिटेक्टर्स इसे सूंघ लेते हैं, जैसे हवा में किसी खुशबू की लकीर मिल जाए। यह कोन हमें बताता है कि बाहर से आती गैस किस दिशा में बह रही है। फिर भी सच यह है, हमारे मॉडल अभी अधूरे हैं। डस्ट के दानों का साइज, चार्ज और स्पीड, चुंबकीय धागों की बुनावट, छोटी सी गलती बड़े निष्कर्ष पलट देती है। इसलिए दुनिया भर की टीमें पुराने डेटा को फिर से प्रोसेस करके इस क्लाउड की असली शक्ल जोड़ती जा रही हैं। तो क्या हमारा सोलर सिस्टम सच में इंटरस्टेलर क्लाउड में है? जवाब हाँ, संकेत बहुत मजबूत हैं। वॉयेजर की सीमाएं, IBX का रिबन और इंटरस्टेलर डस्ट के नमूने सब एक ही कहानी सुनाते हैं। हम एक पतले, गर्म, टेढ़े-मेढ़े बादल से होकर गुजर रहे हैं और हमारी ढाल उससे लगातार भिड़ रही है। इसका मतलब हमारे लिए क्या? मौसम की तरह एक स्पेस वेदर भी है, जो टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉट्स और हाई फ्लाइट एविएशन को प्रभावित करता है। और जितना हम इस बाहरी बादल की धड़कन पढ़ना सीखेंगे, उतना ही बेहतर हम अपनी पावर ग्रिड, सैटेलाइट्स और डीप स्पेस मिशनों को सुरक्षित रख पाएंगे। आखिर में एक खुला सवाल, अगर कल हमारी हेलियोस्फीयर और सिकुड़ गई, तो इंसान का पहला कदम क्या होना चाहिए? शील्ड्स मजबूत करना या डेटा और गहराई से पढ़ना? नीचे अपना प्लान लिखिए, और अगर यह सफर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल जरूर दबाइए। अगली उड़ान में मिलते हैं।